खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे द डार्क एज की, और वो डार्क एज क्या होती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे द फिलोसॉफिकल गेम, कि फिलोसॉफिकल गेम कैसे खेला गया, और उसके साथ ही द एडवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म कैसे हुआ। फिर उसके बाद साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, ये किस तरह से अलग है या किस तरह से ये अलग किया गया, और या लॉजिक वर्सेस एक्सपीरियंस, मतलब एक तरफ तो लॉजिक है, एक तरफ एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हाउ दे हैव यूज्ड देन एजुकेशन, मीडिया एंड मेडिसिन, इट वाज ऑल हैपनिंग इन अ प्रोग्रेशन। और फिर उसके बाद जब ये एजुकेशन, मीडिया और मेडिसिन आ गया, तो फिर कंडीशनड जनरेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बड़ा ब्रीफली कॉस्मोलॉजिकल एजेस में जाना पड़ेगा। अब कॉस्मोलॉजिकल एजेस में क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि ये मतलब किसी समय तो किसी डायनेस्टी का राज आ जाता है, किसी समय कोई सा देश पनप जाता है, किसी समय कुछ हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता रहता है। और फिर वो कोई सी टेरिटरी अगर किसी कालखंड में ऊपर आ जाती है, तो वो दूसरे का इतिहास वाइप आउट कर देती है, या उसका कनेक्शन लूज हो जाता है, और उसके बाद वो डिस्कनेक्टेड रियलिटी में जीते रहते हैं। सो दिस इज ऑल हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरी ब्रीफली, सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि व्हाट आर कॉस्मोलॉजिकल एजेस। कॉस्मोलॉजिकल एजेस की हमारे जो हिंदू या इंडियन मान्यताओं में उस तरह से बात नहीं करी गई जिस तरह से वेस्टर्न सिनेरियो में बात करी गई। अभी हम वेस्टर्न को समझ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कम टाइम स्केल पे है, और हमारा जो युगों का सिस्टम है वो एक बड़े टाइम स्केल पे उन्होंने, क्योंकि वो और बड़ी साइकिल्स को जानते थे, तो इसलिए वो उनका जो स्केल ऑफ परसेप्शन था वो बहुत ज्यादा अलग था, मतलब बड़ा परसेप्शन था, तो इसलिए दे वर नॉट फोकस्ड ऑन 2000 ईयर साइकिल्स। तो वैदिक कॉस्मोलॉजी और ये जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी या वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी रही है, इसमें मूलभूत जो फर्क रहा है वो रहा है लूनर और सोलर का। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो स्थापित थी वो थी लूनर मेंशंस पे, जिसे नक्षत्र कहते हैं, और इन लोगों ने उसे फिर नीचे के तल पे पढ़ा, तो नीचे के तल पे ये सोलर मेंशंस पे आ गया, और उन्होंने वो 12 राशियों में वो विभाजित कर दिया। हम तो वो जो ज़ोडिएक्स हैं, उन ज़ोडिएक की अब वो क्या 12 राशि हैं। वो उसी सर्कल में वो 28 नक्षत्र भी हैं। तो सर्कल इज़ सेम, और वो सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब वो 360 डिग्री का उसमें 12 आपने डिवीज़न कर दिए। अभी मैथमेटिकल हो रहा है, लेकिन इतना प्लेन सिंपल नहीं है। वो किसी का स्काई में स्पेस एरिया ज़्यादा है, किसी का एरिया थोड़ा कम है। तो वो थोड़ा वेरिएशन करता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट 360 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है वो एक साइन बन जाता है, एक राशि बन जाती है। और जो अभी ये तो हमारा एक दिन हमारा ऐसे चल रहा है, ये 24 घंटे का एक दिन है। तो मैं बिल्कुल उसे सरल करके ही चलता हूँ, और क्योंकि प्रकृति बड़ी सरल है, हमने उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो जैसे हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, ऐसे ही बड़ी साइकिल में 24,000 साल का एक दिन होता है। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। अब तो अब वो जो ये बड़े तल पे जो ये कॉस्मोलॉजी चल रही है, उस कॉस्मोलॉजी में वो जो एक 30 डिग्री का हिस्सा है, वो 2000 साल में
कोई उसे 2150 कहता है, अभी हम उसे सिंपल ही रख रहे हैं। तो 2000 लगभग 2000 साल में वो 30 डिग्री साइन बदल जाता है। तो इस हिसाब से वो एजेस बनती है, कभी एज ऑफ एक्वेरियस आ जाएगी, कभी एज ऑफ लियो आ जाएगी, कभी एज ऑफ पाइसिस आ जाएगी, कभी एज ऑफ एरीज आ जाएगी। और उसके आधार पे यहाँ का सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या सोचेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, वो सब इन्फ्लुएंस होगा। सब उसी आधार पे इन्फ्लुएंस, इसी हिसाब से टाइम स्केल चेंज हो जाते हैं, टेरिटोरियल ये डोमिनेंस चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट साइन। कैसे कैलकुलेशन कैसे होती है एजेस की? एजेस की कैलकुलेशन केवल ऐसे होती है कि जो हमारा मार्च का इक्विनॉक्स होता है, उस इक्विनॉक्स में सन किस राशि में एंटर करता है। तो आज से 2000 साल पहले एज पर वैदिक सिस्टम वो एरीज में एंटर करा था, उसने शुरुआत करी थी मार्च में। और अब अगर आप आज का देखोगे तो मार्च में वो पाइसिस में एंटर करता है। तो दिस इज हाउ दिस चेंज। तो ये उसमें तो हमें ये समझना होगा, अब हम 2000 साल हो चुके हैं हमें। तो अब वो क्या चेंज होंगे क्या नहीं होंगे वो आप अपने दिमाग में मतलब हमें रखना चाहिए कि हमें लगता है कि क्या। तो इसलिए मैं हमेशा शुरुआत से ही इस बारे में बिल्कुल श्योर रहा हूँ कि दिस इज द एज ऑफ ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग तो होगी ही, बिकॉज आई हैव रिसर्च्ड अपॉन इट बाय माई सेल्फ। सो दिस वॉज वेरी ब्रीफली अपॉन कॉस्मोलॉजिकल एजेस। तो ये बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 4000 ईयर्स अगो मोजेस था अशर्ड इन द एज ऑफ एरीज व्हेन दे वर्शिप्ड। अब जब मैं एज ऑफ एरीज कह रहा हूँ तो वो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही मैं कह रहा हूँ इसमें। तो मोजेस अशर्ड इन द एज ऑफ एरीज व्हेन दे वर्शिप्ड द रैम। जब वो वहां पे भेड़ की पूजा करते थे। द प्रीवियस 2000 years was the age of Taurus when they worshipped the bull। टॉरस का साइन भी बुल होता है। तो उस समय वो बुल को तो मतलब आप देखो कि किस तरह से कोरिलेशन हो रहा हो, ये सही हो या ना हो, अप्रोच को देखना है हमें। तो ये इवन जैसे ना धर्म वाला इस बुल, यस, धर्म को बुल से ये हाँ, करते धर्म हैं। को बुल से करते हैं। और बाइबुल बाइबल तो बाद में बना। हाँ, ये वाओ। वो वहां से I always thought it came from Bible, Bible, नो, इट्स बाइबुल। that it is Bible. इट्स बाइबुल। Okay. या तो वो उस समय की अंडरस्टैंडिंग रही थी लोगों के अंदर, है ना। मतलब आज से 2000 साल पहले उनसे अपने 2000 साल पहले की अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के पास। तो वो उस समय वो बुल की पूजा करते थे या धर्म की, जैसे हमारे उसमें धर्म का सिद्धांत है। तो वो वहां से वो बाइबुल आ गया। तो एनीवेज, सो ये मतलब उनके क्रिश्चियन टेक्स्ट एक्सेट्रा में भी लिखा हुआ है कि जैसे ड्यूट्रोनॉमी 9:21 रिलेट्स द मोसेस टुक द गोल्डन calf, ground it into dust and threw it into the torrent that flowed down the mountain, um, sending the age of Taurus and the beginning of age of Aries, where they began sacrificing the lamb. So this is how the entire shift in consciousness happens at a smaller scale, at the scale of zodiac signs. तो ये हमने बस एजिस के बारे में आज इतना ही बात करते हैं, और एजिस के बारे में किसी और दिन और देख लेंगे। तो वैसे मैंने ब्रीफली सब कुछ बता दिया कि हाउ पे एजेस आर डिटरमिन्ड, और वो डिटरमिन कैसे होती हैं, वो कितने साल का एक साइकिल चल रही है, और वो जो पूरा नॉलेज का जो हमारे स्ट्रीम है, जो थॉट है, जो कॉन्शियसनेस है, वो किस तरह से इफेक्ट होती है एट द मास लेवल, और हाउ थिंग्स चेंज, हाउ टेरिटोरियल डोमिनेंस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और तो वो एक ब्रीफली हमने देखा। अब हम 2000 साल पे आते हैं कि अब पिछले 2000 सालों में क्या हुआ। पिछले 2000 सालों में ये 4-5 सभ्यताओं के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। एक बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुई है, एक कहते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई है, एक कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन हुई है, एक कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन हुई है, एक रोमन सिविलाइजेशन हुई है, और एक ग्रीक सिविलाइजेशन हुई है। इन जितनी भी 6-7 डोमिनेंटली इनके बारे में हमें बताया जाता है, ये हमें बताया। इसमें सबसे ज्यादा पुरानी जो बताई जाती है, हालांकि मैं इसे बिल्कुल अग्री नहीं करता, लेकिन जो साइंटिफिक थॉट है या जो आजकल का प्रीडोमिनेंट थॉट है, तो और वो कैसे आया वो भी अभी आप आगे देख लेंगे, शायद समझ में आ जाएगा। तो ये
तो इनमें सबसे पुराना बोल देते हैं मेसोपोटामियन है, जो कि 3500 बीसी से 530 बीसी तक चली। एंशियंट इजिप्शियन जो है वो 3100 बीसी से 48 बीसी तक चली। एंशियंट चाइनीज जो है 17 से, डेट्स अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग थोड़ा बहुत इधर उधर बताते हैं, तो यू विल हैव टू डील विद इट योरसेल्फ कि अगर आप जाके कहीं देखेंगे वो डेट अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर कि वो किस दृष्टिकोण के साथ रिसर्च कर रहा है और उसे क्या फाइंडिंग्स मिली हैं अपनी। तो चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो 1766 बीसी से 230 सीई तक चली। इंडियन सिविलाइजेशन को कहते हैं कि 1500 से 1500 बीसी से 150 बीसी तक चली। और फिर रोमन सिविलाइजेशन जो कहते हैं 500 बीसी अप्रोक्सीमेटली से 478 सीई तक चली। और ग्रीक सिविलाइजेशन जो कहते हैं वो कहते हैं कि 800 से 1468 बीसी तक चली। तो ये एक मोटा मोटा चीज है जिसमें अभी हम केवल रोमन सिविलाइजेशन पिछले 2000 साल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस जो है वो कि आखिरी 2000 सालों में ये किस तरह से सारा कहानी रची गई और किस तरह से हमें डिस्कनेक्ट कर दिया गया रियलिटी से। वेरी ब्रीफ। तो रोमन एम्पायर को थोड़ा सा जान लेते हैं, रोमन एम्पायर के बारे में कि क्या हुआ, क्योंकि अभी जो दुनिया चला रहे हैं लोग, है ना, इसमें ये क्योंकि ये एम्पायर शुरुआत से है, इस एज के शुरुआत से है, और इसका ये ही दोबारा से अपने आप को स्थापित करने की बार बार कोशिश करता रहता है। और ये जब से फॉल हुआ है 478 एडी में या तो सीई में, तो ये तब से मतलब कोशिश कर रहा है, करता ही रहा है, करता ही रहा है। इसका क्या है, इसका शुरुआत से डोमिनेंस, जैसे इंडियंस वर नेवर गोइंग इनटू एनीवन्स टेरिटरी फॉर फाइटिंग एटसेट्रा। वी वर हैप्पी फॉर इन आवर ओन थाली, हमें जो थाली में मिल रहा था हम वही खा के खुश थे। लेकिन ये जो मानसिकता थी शुरुआत से ही, ये मानसिकता थी मतलब एक्सपेंशन की। और वही एक्सपेंशन की मानसिकता आज आप देखते हो, चाइना एक्सपेंड करना चाहता है, अमेरिका एक्सपेंड करना चाहता है। क्यों करना है एक्सपेंशन? लेकिन ये सब वहीं से वो थॉट आ रहा है, वहीं से सारा एजुकेशन सिस्टम वगैरह किस तरह से कंट्रोल किया गया है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ये रोमन एम्पायर को भी जानना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में वेरी ब्रीफ यार, इस पे पूरा मतलब हम घंटों बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वेरी ब्रीफली रोमन एम्पायर को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो at its peak in 117 CE, the Roman Empire covered some 2.3 million square miles over 3 continents, Africa, Asia and Europe. अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बोल देता हूँ कि जो मैप भी हमें दिखाया जाता है वो मैप भी मतलब मैनिपुलेशन का एक हिस्सा रहा है, और गलत तरीके से लोगों के मन में वो डोमिनेटिंग छवि डालने के लिए गलत मैप दिया गया हमें। और अब ये बिल्कुल स्थापित भी हो चुका है। एक नया मैप रिलीज हुआ था अभी, शायद वो पता नहीं पब्लिकली हुआ है या नहीं हुआ है, नॉट श्योर, लेकिन वो होगा जल्दी। तो उसमें अफ्रीका इज दैट बिग कि वो बाकी सारे लैंड मास के बराबर है, लेकिन अफ्रीका को इन्होंने जानबूझ के कम कर दिया, छोटा कर दिया। अमेरिका जो है वो बहुत छोटा है एक्चुअल में, लेकिन अमेरिका को जानबूझ के उसका साइज बड़ा कर दिया वर्ल्ड मैप पे। इंडिया का साइज मोर और लेस सेम है, इंडिया को थोड़ा सा छोटा करा है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं करा। तो किस तरह से इन्होंने मैप को भी डोमिनेंस करने के लिए और अपनी डोमिनेंस स्थापित करने के लिए एज ए वेपन यूज किया है, वो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा जब भी मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये तो वो बता रहे हैं हमें, लेकिन अब हमें वो आज के साथ कोरिलेट करते हुए भी समझना चाहिए। तो over 3 continents, Africa, Asia, and Europe. It is estimated that perhaps 60 million people lived within its border. It was one of the largest and most powerful empires in the ancient world. Ancient world मतलब ये ऐसे ही बोल देते जैसे इससे पहले ancient था ही नहीं। Anyways, so तो 117 में क्या हुआ, ये मेसोपोटामिया भी मतलब उस समय जो है वो रोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। लेकिन 117 एडी में क्या हुआ, मेसोपोटामिया वाज लॉस्ट टू द पार्थियंस ऑफ एंशिएंट ईरान। यहाँ से ये रोमन एम्पायर दोबारा से मेसोपोटामिया को कभी वापस स्थापित नहीं कर पाया। मेसोपोटामिया वाला रीजन आप ऐसे मान लीजिए, जो ये सीरिया वाला रीजन है, अरब, ये ईस्टर्न अरब अरेबियन वाला जो रीजन है उसे आप मेसोपोटामिया। तो यहाँ से पहले क्या था, वो पूरा मेडिटेरेनियन सी, अगर मैं ये मैप भी आपको साथ शेयर आप कर देना इसे, तो ये क्या है कि
ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके चारों तरफ ये सारा एम्पायर था, रोमन एम्पायर इसके चारों तरफ था। तो इसकी जो ये वेस्टर्न बाउंड्री थी ये पूरी अरेबियन पेनिनसुला तक थी, और इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो पूरी ब्रिटिश और उधर तक थी, इंग्लैंड जिसे आज आप कहते हैं, और नीचे जो है वो इजिप्ट तक थी, और ऊपर इसकी जो है ये ग्रीक एटसेट्रा तक। तो ये पूरी इसकी एक बाउंड्री थी। उसके बाद तो यहाँ पे ये इन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा था। लेकिन 117 एडी में क्या हुआ, ये मेसोपोटामिया जो इनका जो ये ईस्टर्न बाउंड्री थी, वो वहाँ शायद मैं वो ब्रिटिश जो है वो वेस्टर्न बाउंड्री है। तो जो ये ईस्टर्न बाउंड्री थी वो इनका ईस्टर्न हार्ट टूटना शुरू हो गया, एंड दैट वाज अ मेजर पॉइंट टू अंडरस्टैंड। Anyway, so in Europe, the long border through heavily wooded Germania proved too expensive to defend, forcing the empire to concede land to German tribes। और यहीं से वो जर्मन्स और रोमन्स का वो किस तरह से शुरू होता है विवाद, वो भी हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा, अभी हम देखते हैं उससे आगे। तो फिर उसके बाद इनके दो ये रूलर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, एक तो है डायक्लोशियन और एक है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अभी पहले जो है डायक्लोशियन बिकेम द रोमन एम्पायर इन 284 सी। ही इनहेरिटेड एन एम्पायर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। उससे पहले वो बड़ा मतलब एक रॉयल एम्पायर था, लेकिन जब 284 में इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ही वाज प्रीसीडेड बाय सेवरल वीक रूलर्स हु रोज टू क्विकली एंड वर ऑफ्टन असैसिनेटेड। अब इससे क्या हुआ, जब यहाँ पे ये सब वीक हो गया पूरा एम्पायर, तो इनका इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स स्टार्टेड फेलिंग, और जो कनेक्शन था विद द अदर वर्ल्ड इट आल्सो डिसअपीयर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इनकी डार्क एज शुरू होती है। क्योंकि दूसरे देशों से अगर कनेक्शन ही टूट जाए, और मतलब आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, कल्चर का आदान प्रदान, इकोनॉमिक्स का आदान प्रदान, किसी चीज का आदान प्रदान ही नहीं हो, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जनरेशन डार्क एज में चली जाती है। यहीं पे ये यहाँ पे इनके साथ ये शुरू हुआ। यहाँ पे इनका जो है इंटरनेशनल ट्रेड एटसेट्रा सब टूटना शुरू हो गया। और ऑल्सो जैसे ही वो मेसोपोटामिया जो इनका ये ईस्टर्न बाउंड्री थी, ये ईस्टर्न बाउंड्री इनके हाथ से चली गई, तो ये पूरा जो इनका ये इंडियन कनेक्शन या इधर की तरफ से जो भी कनेक्शन था वो सारा कनेक्शन टूट गया। तभी कहते हैं कि वास्को डे गामा वो जो है वो 1498 में भारत की खोज करी। मतलब ऐसा नहीं कि वो खोज करी, वो इन 1000 सालों के बाद उन्होंने दोबारा से खोज करी, उल्टा घूम के आके। ये इस तरह से आप इसे देखिए। तो क्योंकि ये बीच में कनेक्शन टूट गया था, और यही कनेक्शन, इसी कनेक्शन ये कैसे टूटता रहता है और क्यों होता है, ये इसके लिए हमें वो कॉस्मोलॉजिकल एजेस का थोड़ा पता होना चाहिए। ये बार बार बीच बीच में कनेक्शन टूटता रहता है, फिर कनेक्शन स्थापित हो जाता है, फिर कनेक्शन टूट जाता है। तो ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो डायक्लोशियन क्रिएटेड द टेट्रार्की। यहाँ से फ्यूडलिज्म शुरू हुआ, यहाँ से ही वो नेशन का कॉन्सेप्ट एक तरह से शुरू हुआ, नेशनल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट एक तरह से शुरू हुआ। और इसने क्या करा, क्योंकि वीक 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 पड़ गया था, और तो इसने वो टेट्रार्की का सिस्टम, तो इसने चार भागों में अपने एम्पायर को विभाजित कर दिया। 2 सीनियर एम्परर्स और 2 जूनियर वंस, टुगेदर दे वुड रूल द वास्ट एम्पायर। Yet soon after his death in 311 CE, the rulers were back to fighting each other for control। यहाँ से वो आपस में लड़ने लगे, और वहां से वो बिल्कुल ही मतलब उनकी जो नॉलेज वगैरह, जो वॉर में होता है तो जितने भी कल्चर या जो भी ज्ञान होता है वो सब ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो ये अब 100-200 साल आपस में लड़ते रहे, तो वो यही हमारे साथ इन्होंने वापस हिंदुस्तान में किया लेटर ऑन। हम आपस में लड़ते रहे, हमें वो फ्यूडलिज्म दे दिया गया एटसेट्रा, इन्वेजन एटसेट्रा बड़े सारे हुए, और फिर वो हम आपस में लड़ते रहे, तो हमारा नॉलेज की तरफ ध्यान ही नहीं गया, हम अपनी रक्षा करने में लग गए। हमारी पूरी कई जनरेशन जो है वो रक्षा करने में लगी पड़ी है, डिफेंस सिस्टम बनाने में लगी पड़ी है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि एज ऑफ एरीज चल रही थी, क्योंकि लड़ाइयाँ तो पिछले 2000 साल में ज्यादा हुई है। जितनी भी सारी लड़ाई, उससे पहले इतनी लड़ाई है मैंने तो हिस्टोरिकली नहीं देखी। तो एज ऑफ एरीज में ही वो लड़ाई हो सकती है मेरे अनुसार। खैर उस एज के बारे में कभी और बात करेंगे। तो कॉन्स्टेंटीन, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटीन आता है, और कॉन्स्टेंटीन जो है वो इस्तांबुल में अपना रोमन एम्पायर खड़ा करता है। द न्यू कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल वाज क्रिएटेड एज इफ इट वाज द न्यू रोम। तो ये एक नए, यहीं से शुरू हो रहा है। बार बार ये रोम ही बनाना चाह रहे थे, मतलब दोबारा से रिस्टैब्लिश, क्योंकि वो एक्सपेंशन डोमिनेंस वाज द की। दिस वाज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर व्हिच वाज मच वेल्दियर एंड मोर स्टेबल।
तो यहीं पे वो जूलियस सीजर वगैरह की कहानी आती है, उसमें ऑगस्टस। एक ये भी एक आइडियोलॉजी आता है ना कि when in Rome do as Romans do, ये भी डाला हुआ है ना शिक्षा, मतलब यस यस, वो in terms of जो आप कह रहे हो उसी से, उसी thoughts. उसी से वो रोमन जर्मन कन्फ्लिक्ट आती है, जो आप कह रहे हो ना, वहीं से वो ये रोमन जर्मन कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जर्मन्स को स्वीकारने से ही मना कर दिया था। और वही वही हमें सारी चीजें समझनी है, क्योंकि बिकॉज हिस्ट्री इज रिपीटिंग अप टिल नाउ इन द सेम। और ये अभी भी उनकी अंदर अंदर यही सोच होती है, और यहीं से सिविलाइजेशन, ये सोचते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, बाकी लोग तो सिविलाइज्ड ही नहीं है। एंड इट्स द वाइट मैन्स बर्डन, जैसे बोला जाता है कि ये हमारा बर्डन है। ये उस मानसिकता में जा चुके हैं कि हम जो है सिविलाइज्ड हैं, बाकी जो है कोई और सिविलाइज्ड ही नहीं है। और ये मानसिकता यहीं से आ रही है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं समझेंगे, तब तक हम मतलब वी आर गोइंग नोवेयर, वी आर फाइटिंग विद आवर ओन सेल्स। सो तो यहीं से वो रोमन जर्मन कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, और फिर इसी यहीं से वो जर्मन के वो जो भी कहानी आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सारी ये सब आपस में कनेक्टेड है। सो या सो वो हम देखेंगे कि उसे बोलते थे रोमानिटस वेज, रोमानिटस, जो कि रोमानिटस नहीं होगा, वहीं से रोमांटिक वर्ल्ड आता है, ये रोमांटिसिज्म वर्ल्ड आता है। तो ये जितने भी आजकल रोमांटिक ये सब जो चला है, ये सब रोमन कल्चर है। सो इन 200, Oh God. yes, so in 212 CE, the Emperor Caracalla published the Antonian Constitution। यहीं से जो आप बात कह रहे हो कि जब तक आप रोम में, रोम की तरह मानो, मतलब रूल्स ऑफ द रोम। और यहीं से वो बात आ रही है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, और वही आज तक चले जा रहा है कि मेरे हिसाब से करो क्योंकि मैं सही हूँ। और आज भी वही हो रहा है कि मेरे हिसाब से चलो क्योंकि हम जो है साइंस बता रहे हैं तुम्हें। तो यही हमें समझना है, यही हम सारे लोगों को समझना है कि ये कोई, ये नहीं है कि मोदी ने कर दिया या मनमोहन ने कर दिया या बिहारी जी की गलती हो गई या नेहरू जी की गलती हो गई। ये बहुत बड़ा खेल है हमारे साथ। और उस खेल को जब तक हम पूरी तरह से समझेंगे नहीं, हमारी पुश्तों के साथ किस किस तरह से मतलब उनका वाइट वॉश, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका माइंड वॉश होता रहा इनविजिबली इनविजिबली। वो चलता रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और आज हम इतने कंडीशन, हमारे पास एक भी लीडर नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे कंडीशन इन्होंने अपने आप को डिकंडीशन करा नहीं। क्योंकि उसके लिए जहमत उठानी पड़ती है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, उसके लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि तो कंडीशन है। कंडीशनिंग हैज बीन, ये नहीं कि 20 साल की कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग ये 2000 सालों से चलती आ रही है, और उससे पहले से भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल 2000 सालों की बात कर रहे हैं। तो तो इसने यहाँ पे क्या करा, 212 में कैरासेला नाम के एक शासक ने एंटोनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यहीं से फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में क्या फर्क है वो भी कभी हम देखेंगे। तो इट गेव सिटीजनशिप टू ऑल फ्री मैन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। यहाँ से सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया शुरू, और आज भी ये फिर से वही चीज रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि हम इन्हें सिटीजनशिप देंगे जो जिन्होंने ये, जो हमारी बात मानेंगे। जो नहीं मानेंगे विल थ्रो देम आउट, और उन्हें क्या वर्ड बोलेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो इट गेव सिटीजनशिप टू ऑल फ्री मैन विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द रोमन एम्पायर, नो मैटर हाउ फार फ्रॉम रोम दे लिव्ड। The idea of Roman identity or Romanitas was pushed hard through education and government। यहाँ यहीं से इन्होंने समझ लिया था कि किस तरह से उसे पुश करना है। तो इन्होंने यहाँ एजुकेशन और गवर्नमेंट का सहारा यहीं से लेना शुरू कर दिया था 212 एडी में ही। Everyone who lived on the other side of the borders were non-Romans, looked down on as barbarians। तो उन्हें जो इससे परे रहता था उसे बारबेरियन, यही आज भी करते हैं, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। अरे क्या है, वहां भी मनुष्य हैं, यहाँ भी मनुष्य हैं, लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है जिससे कि लोग जो है उन्हें बारबेरियंस कहें, और वो पाकिस्तान वाले हमें बारबेरियंस कहें, वो उन्हें बारबेरियंस कहें, बस आपस में लोग लड़ते रहे आप। और अपने जो है मानव चेतना का विकास ही कभी कर ना पाए, और हमारा जो कार्य है वो हम करते रहे, हम इन पे डोमिनेंस करते रहे। तो ये एक बहुत लंबे समय की सोच और बहुत लंबे समय की फिलोसफी, और बहुत, ये नहीं कि कोई एक आदमी कर रहा था बैठ के, हो तो ये सब नियति के अंतर्गत ही रहा है, लेकिन अभी हम केवल इसे बिट्स एंड पीसेस में समझने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक इट क्लियर। तो everyone was looked down as barbarians। This sense of social superiority was most evident in how the Romans dealt with the Germanic tribes। In 350 CE, German groups were trying to migrate into the Roman Empire, but while the Romans would use them as troops, these Germans had little chance of being accepted as Roman।
यहाँ से वो सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी और वही जनरेशन चलता है, फिर वो लड़ाई चल जाती है। जैसे आप बोलते हैं कि इसने हमारा ये जेनोसाइड किया, इसने हमारा ये करा, तो कभी कोई करता है, कभी यही चलता रहता है जब तक हम यहाँ पे पीस स्थापित नहीं करेंगे प्रॉपरली, और पूरी ह्यूमैनिटी नहीं जाग जाएगी। अदरवाइज ये लोग जो है हमारा फायदा उठाते ही रहेंगे। तो इन्होंने ये बट जर्मन्स वुड सून प्रूव यू डिडंट हैव टू बी रोमन टू लर्न। तो उन्होंने वो धीरे धीरे ट्रूप्स में रहते हुए ही, उनकी ट्रूप्स में रहते रहते ही रोमानिटस वेज सीख लिए, और बाद में वो जाके फिर अपना आज देखिए जर्मन ने काफी तरक्की कर ली बाद में, यहीं से सीखा था। लेकिन वो भी, ये जो जर्मन्स वहाँ पे ट्रूप्स में काम करते थे, उन्होंने वो रोमानिटस वेज सीख लिए, या रोमन कल्चर या रोमन नॉलेज, वो सबका ज्ञान हासिल करा, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जर्मनी बाद में जर्मनी बन जाता है। By the middle of the 3rd century, the Roman Empire was in deep trouble. It was suffering from an economic crisis, a string of civil wars, two major rebellions, a plague outbreak, and many emperors being murdered. Diocletian managed to stabilize things, but it still did a fair amount of damage, particularly to the western parts of the empire. As a result, the 4th century saw the political and economic center of the Roman Empire shift east towards Syria, Egypt and Anatolia. यहाँ से वो शिफ्टिंग शुरू हो गई, तो यहाँ से वो सीरियन, इजिप्शियन और एनाटोलियन टर्की वाला रीजन प्रोमिनेंस में आना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर एक बार दोबारा से वो कॉन्स्टेंटिनोपल आएगा, और वो फिर से दोबारा मतलब 200 वो स्थापित करेगा, और फिर से वो दोबारा डूब जाएगा। Those were the wealthiest, most densely populated parts of the empire by that point, and emperors, most notably Diocletian and Constantinople, wanted to be closer to that. पहले तो वो उधर की तरफ रहना चाहते थे, towards the western side of Mediterranean, लेकिन फिर जब इधर पॉपुलेशन इधर है, सारा सेंटर इधर आ गया, तो वो धीरे धीरे वो भी इधर की तरफ शिफ्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये भी फॉल हो जाएगा, मतलब ये बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी, एग्जैक्टली आई थिंक 476 सीई में इट collapsed completely. So things went downhill for the next 140 years, especially over in the West. Power was often in the hands of child emperors who were guided by generals. ये हिंदुस्तान में भी कई बार होता है, तो वहाँ पे बच्चे शासक बना दिए गए, और उसके बाद जनरल्स ने उनका मिसयूज करना शुरू कर दिया। The economy was in shambles as international trade dramatically declined. The Vandals under their king. So throughout Europe, Germanic tribes began to push into the empire, often driven there by the hope for safety and security against forces such as Attila the Hun. जो हुनाज का इन्वेजन हुआ था, वो भी यहीं से आ रहे हैं सारे कुछ। In the west, these forces became too strong to resist. Then in 476 CE, the last emperor, Romulus Augustus, was deposed at the age of 16. तो here it fall. और इसके बाद क्या शुरू हो गया? The beginning of the Dark Age. यहाँ पे इनका सारा कनेक्शन टूट गया बाकी और देशों के साथ, सारा नॉलेज सिस्टम टूट गया। बाकी ये 100-200 सालों से अपने आपस में लड़े जा रहे थे, तो इकोनॉमी पूरी डूबी पड़ी थी, इनके पास कोई वो क्षमता नहीं थी, मतलब वो अपना सर्वाइवल ही नहीं कर पा रहे दूसरे के ऊपर, तो क्या एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से इनका जो है एक तरह से ये लोग बोलते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द डार्क एज बिगेन। अब डार्क एज के बारे में देख लें थोड़ा सा, तो द टर्म डार्क एज referred to the period between the fall of the Roman Empire and the Renaissance. अगली बार हम देखेंगे रिनेसा के बारे में, अभी हम देख रहे हैं रिनेसा तक डार्क एजेस में क्या हुआ और वो कैसे स्टोरी बिल्डअप हो रही है। तो इट इज बेसिकली अ पीरियड approximately from 5th century to 14th century AD or CE. The Dark Ages were between the 5th and 14th centuries, lasting 900 years. ये था। यहीं पे पेगनिज्म, अब पेगनिज्म जो वो बोल रहे हैं कि ये लोग बारबेरियन है, यहीं से वो मेंटेलिटी समझनी है, वही मेंटेलिटी पूरी दुनिया पे लागू हो चुकी है अब, वो थ्रू वेरियस मीडियम्स, एजुकेशन, मीडिया एंड मेडिसिन, कि ये लोग क्या करते थे, पेगन लोग किसे बोलते थे? पेगन बोलते थे उसे जो कि पॉलीथेइज्म में यकीन करता था, जो जिसके बड़े सारे ईश्वर होते थे। जो एक में यकीन करेगा, जो क्राइस्ट में यकीन करेगा, वो तो इनके हिसाब से बढ़िया, मतलब सन ऑफ गॉड। और जो पॉलीथेइज्म, जिसके कई सारे जैसे हिंदूज हैं या और भी जो लोग, कई सारे जो लोकल कल्चर या सिविलाइजेशन उस समय की थी, वो लोग भी पॉलीथेइज्म में यकीन करते थे, तो उन्हें इन्होंने दे स्टार्टेड सेइंग पेगनिज्म। और ये पागल शब्द भी या तो पागल से पेगनिज्म आया है या पेगनिज्म से पागल आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
लेकिन वो पागल बोलना शुरू कर दिया एक तरह से। So, paganism is a term first used in the 4th century by early Christians for people in the Roman Empire who practiced polytheism or ethnic religions other than Judaism. In the time of the Roman Empire, individuals fell into the pagan class either because they were increasingly rural and provincial relative to the Christian population, or because they were not militus Christi, soldiers of Christ. या तो वो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट नहीं है या फिर वो गांव में रहने वाले। तो यहीं से वो इनकी ये विचारधारा ये भी उत्पन्न हो गई थी कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छे हैं, और यही वो तब से वो अभी शहर ही बनाए जा रहे हैं। शहर तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे वो इस तरह के शहर नहीं थे। शहर तो वो थे लेकिन वो इस तरह के नहीं थे, उसमें भी उसमें ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एक्सेट्रा का ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन इस तरह के शहरों में सबको भर दो, एक जगह प्रिजनर की तरह भर दो बस एक तरफ, और इसे डेवलपमेंट कह दो, तो ये सोच यहाँ से निकल करके आ रही है। तो जो भी रूरल में जाता था उसे ये लोग पेगनिज्म पेगन पेगन कहने शुरू कर दिया, या फिर वो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट नहीं था। तो यहाँ से ये चर्च की मेंटालिटी आ रही है। कबाल के बारे में बात करें, ये कबाल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आजकल कबाल की अंडरस्टैंडिंग है। ये कबाल कैसे बना, और ये पहले तो कबाल ने पूरा रोमन एम्पायर को देखा और पूरा मतलब बढ़िया उसने डोमिनेंस देखा। फिर उसके बाद वो सारा उसका कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने के बाद वो पेगनिज्म में चला गया। पेगनिज्म के बाद वो बहुत ज्यादा उसका और कहीं दुनिया से कनेक्शन हो नहीं रहा, तो वो आइसोलेशन में उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। 200-400-500 साल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे वो पूरा कबाल बन गया। अपनी एक पूरी मेंटालिटी उन्होंने स्थापित कर दी, और वो पूरा सिस्टम जो है वो वहां से जर्मिनेट हो रहा है, जो ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये एक डिफरेंशिएशन ये पोलिथेइज्म और मोनोथेइज्म में बनाना शुरू कर दिया, और यहीं से फिर ये अभी हम देख लेते हैं आगे विदाउट जंपिंग। और द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द एम्पायर on the other hand were becoming increasingly poor, while some parts ये इटली, सिसिली और तुनिसिया were still quite important। तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। तो दिस इज हाउ नेशन, कभी हम और ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। अभी हम केवल ब्रीफली देख रहे हैं कि व्हाट वाज रियली हैपनिंग विदाउट मेकिंग इट वेरी लॉन्ग। So the end result was that Western Europe in the 6th century was fairly poor. The cities shrunk as wealthy landowners retreated to their country estates, and the poor followed them looking for work. The return to an agrarian economy meant that schools closed due to a lack of students. Most families couldn't afford to support their sons' educations, and books were lost either during the wars or because very few people had the resources and opportunities needed to study them, let alone copy them. This meant that most of the achievements of the ancient world were simply lost to the West for centuries, until trade with the Muslims and Byzantines caused the knowledge to slowly trickle back. ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो वो मेसोपोटामियन वाला था और जो सीरियन एटसेट्रा, तो जब ये अरे तो यहाँ से फिर वो मुस्लिम सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइन एम्पायर वो प्रोमिनेंस में आएगा, और जब ये दोबारा से आपस में इनका कनेक्शन स्थापित होगा समवेयर अराउंड, मान लो 13th-14th या 12th के आसपास भी मान लो कि 12th सेंचुरी, वैसे तो 14th में ही रिनेसा आया, लेकिन आप 12th में मान लो कि थोड़ा पहले आना शुरू, कनेक्शन थोड़ा थोड़ा स्थापित होना शुरू हो गया होगा, तब इन्हें दोबारा से वो ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ। वो हम देखते हैं वेरी ब्रीफली कि कैसे हुआ। यहाँ से शुरू होती है द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अब हुआ कैसे उस समय। अब ये तो सब बात कर रहे थे कि बस मोनोथीज्म ही मोनोथीज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बस जो सोल्जर ऑफ क्राइस्ट है बस वही है, बाकी सब तो पागल लोग हैं। तो फिर उसके बाद ये दोबारा से इन्हें इनके पास ये कहाँ से ज्ञान आ गया एस्ट्रोनॉमी का, और ये ज्योग्राफी का, और ये बाकी सारे साइंसेस का, कहाँ से, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कहाँ से ज्ञान आ गया एकदम से। तो वो कहाँ से आया, वो हम कनेक्शन ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता, और ऐसी लूजली बात कर लेते हैं कि हाँ सब कुछ इंडिया से गया है, लेकिन कैसे गया है वो नहीं पता होता लोगों को। तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इन वेरी ब्रीफली हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, उससे आगे ये बिल्डअप करेंगे। तो द अब ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ। सो एवरी डिसिप्लिन हैज ए पीरियड ऑफ इवोल्यूशन। अभी हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं चीजों को, है ना, और फिर हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न में फिर वो इंडियन इन्फ्लुएंस कैसे हुआ।
और ये नहीं कि मैं इंडियन हूँ इसकी वजह से, लेकिन वो जो सत्य है वो तो सत्य ही बोलूंगा ना। जो अगर जो कहीं इंडिया की भी कोई कमी रही होगी तो मैं उसके बारे में उजागर कर दूंगा, लेकिन सत्य स्थापित करना बड़ा जरूरी है। सो So the development of geography. Every discipline has a period of evolution, glory and further degradation. अभी ये सोचते हैं ना कि ये सारे डिसिप्लिन जो हैं ये पिछले 700-800 सालों में बने हैं, तो ये अब हमें यही पढ़ा दिया जाता है कि he is the father of geography, he is the father of biology, he is the father of physics, as if there was no existence of its understanding in human consciousness prior to it. It was already there and we'll establish it. And many others would have also tried to do it, but ये these subjects were in prominence। मतलब हमारा तो आपको तो पता ही है, लेकिन बाकी लोग ये लोग सोचते हैं कि अभी बने हुए सब्जेक्ट हैं। जनरली यही बताया जाता है हमें कि 300 400 500 साल पुराने हैं। तो ये ऐसे बता रहे हैं, द एवरी डिसिप्लिन हैज अ पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, ग्लोरी एंड फर्दर डिग्रेडेशन। व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, ग्रीक्स एंड रोमन्स पायनियर्ड इट। ठीक है, यहाँ पे इनका ये बायसनेस शुरू हो गया और पूरी बात को इन्होंने समझा नहीं, क्योंकि वो कनेक्ट पूरा डॉट्स को कनेक्ट नहीं किया। सो ग्रीक्स एंड रोमन्स पायनियर्ड इट। और इन्हें मतलब इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो साइमल्टेनियसली इंडियंस टू वर स्टडीइंग ज्योग्राफी नॉट रिकॉर्डिंग इट। मतलब हम रिकॉर्डिंग वगैरह, हमारी रिकॉर्डिंग के अलग साधन थे, उस पर भी हम कभी और करेंगे। हमारा आर्किटेक्चर साधन था, हमारे और उससे भी ज्यादा बड़े साधन थे रिकॉर्ड करने के। हमें हमें राइटिंग की जरूरत नहीं थी। राइटिंग इज वेरी मतलब लो लेवल थिंग, सो टू से। उसे रिकॉर्ड, क्योंकि राइटिंग तो क्या है, एक अभी जो भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, एक बाढ़ आ जाए सब खत्म हो जाएगा, मैं लिखा लुखा सब खत्म हो जाएगा। जो भी मैंने अपने नोट्स बनाया, जो भी कुछ करा जिंदगी में, वो सब खत्म हो जाएगा। तो राइटिंग का तो कुछ है ही नहीं। या अभी एक अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, लेकिन जो मैंने ये मंदिर बनाए हैं, ये जैसे सूर्य टेम्पल है, तो सूर्य टेम्पल ऐसे ही है ना, इट इज स्टैंडिंग ऑन द टाइम्स। मतलब वो टेस्टिमनी ऑफ टाइम, कितने तूफान झेले उसने, कितनी बाढ़ आई होंगी, लेकिन वो खड़ा रहा। तो हमारा जो रिकॉर्ड करने का तरीका था वो मतलब टाइमलेस, हम उसे टाइमलेस करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमारा नजरिया अलग था और इनका नजरिया उस दृष्टिकोण तक नहीं था। सो सिमिलर साइमल्टेनियसली इंडियंस टू, ये कह रहे हैं इंडियंस टू वर स्टडीइंग, मतलब ये इंडियंस टू वर स्टडीइंग ज्योग्राफी, नॉट रिकॉर्डिंग इट दो। 5th to 1st century BC was the Greek period of geographical study, whereas post this period the Romans advanced in this study. Post Roman era in 3rd to 4th century AD, जब ये कोलैप्स हुआ रोमन एम्पायर, we say a dark age prevailed in the study of geography. There were no subsequent advances in the study of geography for centuries, especially in Europe, where this dark age ended with the Industrial Revolution, advent of discoveries of the new lands, Americas, and further technological inventions. But by the end of 8th century AD, this is important, but by the end of 8th century AD, world saw a rise of Arab school of geography. अभी अरब स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की ये बात कर रहे हैं। अभी अरब स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के पास कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो कनेक्शन हम भूल जाते हैं। अगर हम कोई पढ़ता भी है तो केवल अरब स्कूल ऑफ ज्योग्राफी तक पहुंच रहा है कि वर्ल्ड सॉ राइज ऑफ अरब स्कूल ऑफ ज्योग्राफी विच एंडेड द डार्क एज इन द एशिया। स्कॉलर्स लाइक इल खल्दून, इब्न बतूता स्टडीड वेरियस फिनोमिनन्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी। अब इनके इनकी इनकी गहराई में जाते हैं कि ये इनकी नॉलेज कहाँ से आई, जो जिनके ये नाम बता रहे हैं, इब्न बतूता और इब्न खल्दून और ये अब्दुल रज़ाक अल बरूनी एटसेट्रा। तो thus when we talk about the dark age in geography, we say the dark age remained in Europe between 4th to 15th century AD, whereas the Arab school rose in the Arabic world and ended the dark age in Asia in 8th century itself. अब वो क्यों हुआ, अगर आपको मैप की थोड़ी भी जानकारी है, क्योंकि अरब, वही मैंने तभी बताया, जब वो उनका ये ईस्टर्न आर्म टूट गया, ये अरब, ये मेसोपोटामिया उनसे छिन गया लगभग 167 AD में, उसके बाद उनका ये इधर से कनेक्शन टूट गया, लेकिन ये लोग हमारे पास में थे। ये इनका और हमारा जो वो था कनेक्शन था, वो जल्दी अर्ली स्थापित हो गया, दोबारा जल्दी स्थापित हो गया, और इसीलिए अरबिक वर्ल्ड में वो नॉलेज पहले पहुंच गई। और इसीलिए और फिर वो अरेबिक में पहुंची, और अरेबिक वालों ने जाके वहाँ पे किताबें लिख दी, वहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशंस करे, और फिर उसे वो अरेबिक ही मान लिया गया, या अरब स्कूल ऑफ ज्योग्राफी मान लिया गया। यस, सो
सो द इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं द सागा ऑफ एंशिएंट ट्रेवलर्स। ये एंशिएंट ट्रेवलर्स, अभी हम केवल अरेबिक ट्रेवलर्स के बारे में बात करें, क्योंकि अरब वाले जो थे उनमें सबसे पहले जागृति आई थी। और वो सब कहाँ से आ रही थी? जैसे महमूद गजनी अपने साथ कमीशन पे लेके आ रहा था, अपने साथ स्कॉलर्स रिसर्चर्स को लेके आ रहा था, पैसा दे रहा था खूब। लोग यहाँ पे 12-12 20-20 साल रह रहे थे, पूरा यहाँ पे छानबीन कर रहे थे। नॉट ओनली इंडिया, इंडिया मतलब इंडिया वॉज अप टिल जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, और वो चाइनीज सिविलाइजेशन में भी घूम रहे थे कुछ, लेकिन मेनली उनका जो गंतव्य होता था वो हमेशा से इंडिया ही रहता था। तो उनमें सबसे पहले आया अल मसूदी, जिसे जनरली आई थिंक अब्दुल रजाक भी कहते हैं। तो इसका नाम था अली इब्न अल हुसैन अल मसूद, was an Arab historian, geographer and traveler. He is sometimes referred to the हेरोडोटस ऑफ द अरब। अब यहाँ से ये वो करप्शन शुरू हो गया। इसने इसने वहां पे या तो नॉलेज को ये जाके इसने सत्य ही बताया, लेकिन वहां पे जैसे वो इंफॉर्मेशन जाती है तो उन्होंने सोचा कि अरेबिक इंफॉर्मेशन है, अरेबिक रिसर्च है, और वो अरेबिक को ही उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे ये हेरोडोटस बता दिया। हेरोडोटस को जो जानते नहीं, वो फिलोसोफर रहा है एक ग्रीक सिविलाइजेशन में। By far the most celebrated chronicles among the early Arab travelers to India is Al-Masud, the famous geographer. He was the first Arab writer to combine history. He was the first, इसलिए ये important है. He was the first Arab writer to combine history and scientific geography in his works. तो यहाँ से इसने वो लिखा, अरेबिक वर्ल्ड को दिया, और वहां से फिर वो रोमन सिविलाइजेशन या उधर जो ये यूरोपियन सिविलाइजेशन आजकल की है, उस यूरोपियन सिविलाइजेशन तक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होना शुरू हुई। और वो पहुंचते 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 उसे 4-5-6 साल लग गए। और उसके बाद वो फिर वो 14वीं शताब्दी के आसपास में वहां पे रिनेसा हुआ। और उसके बाद के इतिहास बाद में देखेंगे। सो ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर एंड इज सेड टू हैव ऑथर्ड मोर देन What 34। about the language? हाँ, लैंग्वेज तो ये सब सीख उनका रहे थे ना। लैंग्वेज बस। ये हिंदुस्तान में आके सब संस्कृत सीख रहे थे, तभी तो कोई 10 साल कोई 20 साल रह रहा था यहाँ पे। अच्छा। तो ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस सीख रहे थे। और जब ये ओके सारी ओके। ये लोग बड़ी इन्होंने मेहनत भी करी है, अगर इन्हें क्रेडिट देना हो तो। ये पूरे इन्होंने संस्कृत सीखी, इन्होंने पढ़े, पूरे हमारे शास्त्र पढ़े, क्योंकि इनका पर्पज, इन्हें राजा पैसा ही इस बात के दे रहा था कि तुम वहां जाके पढ़ोगे, वहां का ज्ञान लेके आओगे। बिकॉज ज्ञान कहीं और था नहीं। आज तो गूगल पे बैठ के ले रहे हैं लोग, लेकिन उस समय राजा राजा को अगर ज्ञान चाहिए तो वो ज्ञान के लिए उसे हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा। तो वो पैसा दे रहा था उन्हें कि तुम कितना भी पैसा लो मेरे से, कितने साल भी रहने पड़े, कहीं भी घूमना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मरो करो कुछ भी करो, लेकिन तुम वहां से लेके आओ। तो उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी, तमिल भी पढ़ी, जो जहाँ पे जो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। जो जिस कोई ट्रैवलर किसी डायनेस्ट के यहाँ आया, कोई ट्रैवलर किसी किंगडम में आया, तो उस हिसाब से उसने वो लैंग्वेजेस पढ़ी, और उसके बाद उसने वो अरेबिक में या जो भी उसकी पर्शियन में उसे ट्रांसलेट किया। और फिर उसके बाद आगे के लोगों ने वो पर्शियन को पढ़ा, और पर्शियन से फिर उन्होंने फिर वो इंग्लिश और लैटिन एक्सेट्रा में उसे ट्रांसलेट किया। तो दिस इज हाउ दिस एंटायर ट्रांसलेशन वाज गोइंग ऑन। और इसलिए वो शब्द भी आपस में कोरिलेट करते हैं, बिकॉज दीज ट्रेवलर्स वर द कनेक्टिंग लिंक। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम बहुत लंबे स्केल पे सोचते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। आज तो कल्चरल ये कल्चरल इंटरमिंगलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। उस समय कल्चरल इंटरमिंगलिंग केवल और केवल ट्रेडर्स वर द ओनली, इसलिए ट्रेड सिटीज बनते थे, इसलिए कोस्टल सिटीज बनते थे, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज बनते थे। आज भी जो दुनिया में अगर 100 शहर होंगे तो उसमें से मोर देन 50% यू विल फाइंड 100 बिग सिटीज, तो मोर देन 50 प्रोबेबली मोर देन 60 में भी यू विल फाइंड वो कोस्टल सिटीज हैं, वो पुराने एंशंट सिटीज हैं। और वही वापस बाद में दोबारा से रिकवर हुए, क्योंकि वहीं पे केवल और केवल इंटरमिंगलिंग हो रही थी। और वहीं से वो लैंग्वेजेस का आदान प्रदान हो रहा था, वहां से वो लैंग्वेज सिखा रहा था, वो अपनी लैंग्वेज सीख रहा था, एटसेट्रा। तो ये कल्चरल इंटरमिंगलिंग हो रही थी। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज जर्नीज हैज बीन टू सेटिस्फाई, ये अल मसूदी ही कहते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज जर्नीज ऑफ हिज जर्नीज हैज बीन टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर नॉलेज and to learn the peculiarities of various nations and parts of the world by witnessing them, and the state of foreign countries by seeing them. In this way, we travel to Al Hind, that is India. तो प्राइमरी फोकस इनका हमेशा अल हिंद ही रहता था, हिंद की तरफ ही इनका रुझान रहता था, हिंद जाना है। तो इन्होंने लिखा हिंद के बारे में कि अर्ज अल हिंद इज अ वास्ट कंट्री एक्सटेंडेड ओवर सी एंड लैंड एंड माउंटेन्स। इट बॉर्डर्स ऑन द कंट्री ऑफ जबाज
which was known as Java then, which is the kingdom of Maharaj, the king of the islands, whose dominions separate India and China, but are considered as part of India. मतलब वो जावा को कह रहे हैं कि ये इंडिया और चाइना को विभाजित कर रहा था, और ये जो है, लेकिन वो इट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और ये उनके अपने उस समय के ट्रेवलॉग्स हैं. India extends on the side of the mountains to Khurasan and Sindh as far as Tibet. There prevails a great difference of language and religion in these kingdoms, and they are frequently at war with each other. यहाँ तक वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे इन्वेजन बहुत सारे हो गए थे, ये जो बारबेरिक, जिसे उन्होंने बारबेरिक बोला, तो जो ये बारबेरिक्स थे, ये इन्होंने हिंदुस्तान पे बहुत बार इन्वेजन किया, अलग अलग दिशाओं से, कभी ये वेस्ट से आए, कभी ये नॉर्थ से आए. तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ फ्यूडल, यहाँ पे भी इंटरनल कलह होनी शुरू हो गई, मतभेद होने शुरू हो गए, और यहाँ पे भी वो आपस में हम लड़ना शुरू हो गए, जो कि रोमन्स लोग वहाँ पे स्टार्ट हुआ था. उससे पहले वी वर sort of a peaceful nation. The most of them believe in the metapsychosis or the transmigration of soul. The Hindus are distinct from all other black people as the Janjis and Damadams and others in point of intellect, government, philosophy, strength of constitution and purity of color. So he is separately making कि बाकी और, क्योंकि ये तो घुमा हुआ व्यक्ति था, ट्रैवलर था, और जगह भी घूमा था, तो उसने कहा कि द हिंदूज डिफर फ्रॉम देम इन पॉइंट ऑफ इंटेलेक्ट, गवर्नमेंट, फिलोसफी, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्योरिटी ऑफ कलर. तो जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी केम फ्रॉम दिस एंड दैट, वो भी डेमोक्रेसी पे तो मैं एक अलग से ही पूरा कभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड चीज है. सो अल बरूनी रोट हिज वर्क. अब इसके बाद अल बरूनी आए, सबसे पहले अल मसूद आए और उसके बाद अल बरूनी आए. तो अल बरूनी wrote his work on India to provide in his own words the essential facts for any Muslim who wanted to converse with Hindus. तो उसने हिंदू से बात करने के लिए मुसलमानों को तैयार किया. वो अपना आप कह रहा है कि द एसेंशियल फैक्ट्स फॉर एनी मुस्लिम मतलब जो वो बाइजेंटाइन एम्पायर है, तो यहाँ पे वही कास्टिज्म एक्सेट्रा कुछ नहीं चल रहा है. सो मैं टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल बात कर रहा हूँ इस समय. So the essential facts for any Muslim who wanted to converse with Hindus and to discuss with them questions of religion, science or literature. Because आप क्वेश्चन करने की क्षमता ही नहीं है, तो आप सही सवाल ही नहीं पूछोगे. तो he was trying to collect those essential facts needed for Muslims to converse with Hindus on the subjects of religion, science or literature. He traveled in India for around 13 years, observing, questioning, studying. The result was a comprehensive exposition of Indian thought and society. Not for nearly 800 years would any other writer match Al-Baruni's profound understanding of almost all aspects of Indian life. तो इसने सारे ही, मतलब इससे पता लग रहा है, ये नहीं एक भी चीज नहीं छोड़ी, हर चीज पढ़ी इसने. इसने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ी, कॉस्मोलॉजी भी पढ़ी, और अपने आप से उसे इंटरप्रेट किया, और वो बाद में जाते जाते वो रोमन्स ने उसे अपने आप को ऐसे तो लोग ये कहते हैं कि नॉलेज जो है हमारी ये स्वामी विवेकानंद लेके गए, ये सब बहुत नैरो सोच है. मतलब ये अंग्रेज हमें दिखाना चाह रहे हैं ये बात कि उससे पहले तो कोई गया ही नहीं था. ऐसा थोड़ी ना है, वो लोग आते थे हमारे पास, हम नहीं गए थे तो कोई बात नहीं, और वो लोग हमारे से वो इन्फॉर्मेशन लेने और हम भी जाते थे. वो सोक्रेटिस के बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा. तो इंडियन योगीज वो रेयर इवेंट होता था, ऐसे घूमते फिरते कभी चले गए. लेकिन ये जो बात है कि स्वामी विवेकानंद से पहले कोई गया नहीं, बिल्कुल झूठी बात है. और उससे पहले हमारा नॉलेज का आदान प्रदान, या तो वो लोग आए हमारे पास और नॉलेज लेके गए, और अल-बरूनी ने पिछले 800 साल में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई जिसने सारे ही एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ को कवर किया हो. सोचो हाउ डीप हिज रिसर्च वुड हैव बीन इन दोज. और यही जो रिसर्चेस थी अल-बरूनी की, जब उन्होंने किताबें वहां पे छाप करके लिखी, और एक नहीं उसने जैसे 34 किताब लिखी, यही नॉलेज फिर बाद में यूरोपियन सिविलाइजेशन में गई, और वो उन्होंने फिर अडॉप्ट कर ली. और उसका फिर वो कैसे मिसयूज करते हैं वो हम फिलोसॉफिकल गेम में देखेंगे, कि फिर वो फिलोसॉफिकल सेटअप किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से हमें कंडीशन कर देते हैं पूरा का पूरा. So Al-Baruni read the major Indian religious and astronomical texts. In his account, he highlights choice parts of the Gita, the Upanishad, Patanjali, Puranas. अपने आप बता रहा है, वो सब पढ़ा है उसने. गीता भी, उपनिषद भी, पतंजलि भी, पुराणास भी, वेद भी, scientific texts by Nagarjuna, Aryabhatta, ये सब पढ़ा. Relating stories from Indian mythology to make his point. He also compares Indian thought to the Greek thought of Socrates. अब वो कनेक्शन टूट गया था. अभी ये यहाँ तक ये भूल चुके थे कि सोक्रेटिस को खुद
कभी इंडियंस ने मदद करी थी या इंडियन थॉट ने कभी मदद करी थी। तो अब इनके हिसाब से उस समय क्या था, सोक्रेटिस से बड़ा कोई फिलोसोफर नहीं था। और वो जो कनेक्शन था जो सोक्रेटिस या प्लेटो के बीच में, प्लेटो और इंडियंस के बीच में हुआ, उसके बारे में मैं भी आगे बता दूंगा। एक कॉन्वर्सेशन है, तो वो भी मतलब पब्लिश्ड कॉन्वर्सेशन है, तो वो साफ साफ पता लग जाएगा कि सोक्रेटिस और प्लेटो ऑल्सो वर इन कनेक्शन विद द इंडियन थॉट, और वो कितने एक नीचे के थॉट पे सोच रहे थे। और फिर वो एक इंडियन योगी ने जाकर के उनका सारा का सारा परिभाषा ही बदल दी सोक्रेटिस की और प्लेटो की। तो यहाँ से वो कंपैरिजन शुरू हो गया कि ग्रीक्स जो है सबसे बढ़िया है, ग्रीक, क्योंकि कनेक्शन टूट गया बीच में सारा का सारा। So he also compares Indian thought to the Greek thought of Socrates, Pythagoras, Plato, Aristotle, Galen, whereas it should have been otherwise, other way wrong, down, and at times with Sufi teaching. So उसने हिंदूज के बारे में एक चीज लिखी, क्या लिखा था? हिंदूज बिलीव दैट देयर इज नो कंट्री बट देयर्स, नो नेशन लाइक नो नेशन लाइक देयर्स। सोचेंगे ही, क्योंकि तुम्हारा कोई नेशन था ही नहीं, मतलब वो यू आर लिविंग इन अ डार्क एज, न्यूट्रली स्पीकिंग। और वो पेगनिज्म वगैरह में जा चुके थे कि मेरी बात मानेगा। हम कह रहे थे कि हमारा एक ऐसा देश था कि ट्रूथ इज वन बट द सेज इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, सो वी वर एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरीवन, बट दीस पीपल वर किलिंग ईच अदर। कि इसने जो है अल्लाह को नहीं माना, इसने जो है क्रिश्चियन को नहीं माना, इसे काट दो। इसकी विपरीत कैसे चला गया? सो इसलिए हम लोग उस समय नहीं मानते होंगे कि ये नेशन, उस दृष्टिकोण से अगर इसने लिखा है तो। सो द हिंदूज बिलीव दैट देयर इज नो कंट्री बट देयर्स, नो नेशन लाइक देयर्स, no kings like theirs, no religion like theirs, no science like theirs. They are haughty, foolishly vain, self-conceited and stolid. यहाँ से अब वो अब क्या है कि राइटर जब भी लिखता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखता है, अपने पर्सपेक्टिव के साथ लिखता है, और वही फिर वो नैरेटिव चेंज करता है। यहीं से वो नरेशन का खेल, पॉल्यूट होना और जो भी बाद में हुआ वो होना शुरू हो गया। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी ब्रीफली, इस पे तो बहुत मतलब लेंथ का हम बात कर सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज वेरी interesting and we generally tend to overlook history. So they are by nature niggardly in communicating that which they know, and they take the greatest possible care to withhold it. जो हम कल परसों भी बात कर रहे थे कि बना दें हम ऐसी टाइम मशीन, तो वो बता रहा है कि they take the greatest possible care to withhold it from men of another caste. another caste इसने यूज कर लिया, मतलब बात यही थी कि योग्यता, जब तक उसकी सामने वाले की योग्यता ही नहीं है तो दे टेक वेरी every possible care to not transfer information to the one who is not worthy of it. So he was making that sort of point over here. So the Arab scholar Al-Baruni visited India in around 1030 AD. महमूद गजनी जी के साथ आए थे, कुछ ऐसा बोलते हैं, या महमूद गजनी ने इसे कमीशन किया था यहाँ पे, और इन्होंने लिखी तहकीके हिंद, किताब अल हिंद भी बोलते हैं शायद इसे। तो ये तहकीके हिंद, मतलब यहाँ पे वो तहकीकात करने आया था और उसने फिर तहकीके हिंद लिखी। तो तहकीके हिंद इज कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट अकम्प्लिश्ड वर्क्स बाय एनी फॉरेनर ऑन एंशिएंट इंडिया, सिंस देयर आर वेरी फ्यू इंडिजिनस सोर्सेज फॉर इंडियन हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ये तो हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक और अरब ट्रेवलर सुलेमान आया था, उसने राष्ट्रकूटा एम्पायर घूमा था, वो 851 के आसपास में आया था, और ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ अमोघवर्षा वन। तो उसने कहा कि ही कॉल्स हिज एम्पायर एज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। और तभी वो बोला एक छोटे से रीजनल एम्पायर में जाके ही वो इतना हो गया, ओ व्हाट इज दिस। सो या देन केम इब्न बतूता, और यहाँ से फिर बस हम इसे क्लोज कर देंगे आज के लिए। तो इब्न बतूता इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ट्रेवलर ऑफ ऑल टाइम, तो सबको लिख देते हैं पहली लाइन में। सो ही वाज एन इस्लामिक स्कॉलर, जूरिस्ट, जज, एक्सप्लोरर, ज्योग्राफर फ्रॉम टैंजियर इन प्रेजेंट डे मोरक्को, who traveled 1,20,000 kilometers, nearly 75,000 miles through more than 40 कंट्रीज, प्रेजेंट डे कंट्रीज इन अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट। कितना घूम रहे थे सोचो इन्फॉर्मेशन के लिए। आजकल हम घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन, जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो फिर मुझे लगा यार ये लोग तो इतना घूम रहे थे, हम लोगों को घर पे बैठ के मिल रही है, हम लोग कर क्या रहे हैं, पागल हो रहे हैं। मतलब ये 1,20,000 किलोमीटर एक अपनी जीवन काल में 40 देशों से पैदल, कभी बैलगाड़ी मिल गई होगी तो एक अलग बात है, लेकिन जनरली उस समय कोई साधन तो ऐसा कुछ था नहीं। तो 75,000 मील चल रहा है, घूम रहा है अफ्रीका के जंगलों में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 27 ईयर। So Douglas Bullis wrote in Aramco World कि Ibn Battuta's exact path through Afghanistan and the Hindu Kush is uncertain because he does not make it clear where along the Indus he came out. But once on the hot plains, he headed for Multan,
the Sultan's westward customs outpost, which lay 40 days march from Delhi through continuously inhabited country. तो ये मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो उसका ये तो बताया नहीं जा सकता कि उसने कौन सा मार्ग लिया था। एक चीज के बारे में पता लगता है कि उसने मुल्तान में इसने किसी से पैसे बोरो किए थे दिल्ली के सुल्तान के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, तो वो एक चीज मिलती है। तो ये पता लगता है कि हाँ, ये पहले मुल्तान आया और मुल्तान आने के बाद फिर ये दिल्ली की तरफ कूच किया। So from the Rajput kingdom of Saraswati, he visited Hansi in India, describing it as almost the most beautiful city, the best constructed and the most populated. It is surrounded with a strong wall, and its founder is said to be one of the great infidel kings called Tara. Upon his arrival in Sindh, Ibn Battuta mentions the Indian rhinoceros that lived on the banks of the Indus. So they were giving all this information to their people back जब ये वापस जा रहे थे. So in his works on astronomy, ये केवल कल्चर नहीं पढ़ लेते, सब कुछ पढ़ लेते जो हमने पहले देख ही लिया है. So they were basically here for seeking knowledge. In his works on astronomy, he discussed with approval the theory of the Earth's rotation on its axis. तो यहाँ से ये सब कुछ पढ़ रहे हैं and made accurate calculations of latitude and longitude. मतलब पढ़ के गए यहाँ से, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके गए और उसके बाद ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब रोमस ने कहा हमने इसे मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्य फिर भी लोगों को पता होना चाहिए, नाम किसी के भी जाए, लेकिन सत्य लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट हैज बीन द रियलिटी व्हिच हैज बीन करप्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे इन दोज ऑन फिजिक्स में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ी. इन दोज ऑन फिजिक्स ही एक्सप्लेन्ड नेचुरल स्प्रिंग्स बाय द लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स एंड डिटरमिन्ड विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द स्पेसिफिक डेट ऑफ 18 प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स. तो ये सब एक्यूरेसी एक्सेट्रा सब सीख के जा रहे थे ये. इन हिज वर्क्स ऑन ज्योग्राफी ही एडवांस्ड द डेयरिंग व्यू दैट द वैली ऑफ इंडस हैड वंस बीन अ सी बेसिन. उस समय ऐसा बोलना बहुत मतलब एक रिवॉल्यूशनरी चीज थी, लेकिन ये किसे पता था? ये सब पता था हमें कि इंडस बेसिन, मतलब ये उस समय भी पता था कि इंडस बेसिन वाज वंस अ सी बेसिन. ये सब जो है अर्थ इज आल्सो शिफ्टिंग, ये नहीं कि आज ही ज्योग्राफर्स ने पता करा है. तो ये सब इंफॉर्मेशन गई, और क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती. अगर वो टेस्ला भी लेके आया तो वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल था. अगर आइंस्टाइन भी लेके आया तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन थी. लेकिन आजकल ये बिल्कुल स्टूपिड साइंटिस्ट जो है ये बिल्कुल लीनियरली चलते हैं, इसलिए कोई इन्वेंशन कर ही नहीं सकते. बिकॉज विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. अगर आप उसे इग्नोर करते रहोगे तो आप हो सकता है छोटा मोटा कुछ बना लो, लेकिन वो इट विल बी डिस्ट्रक्टिव, इट विल नॉट बी कंस्ट्रक्टिव इन एनी वे. सो सो इन हिज वर्क्स ऑन ज्योग्राफी, तो एस्ट्रोनॉमी में भी काम बताया इसने, फिजिक्स में भी बताया, ज्योग्राफी में भी बताया. ही एडवांस द डेयरिंग व्यू मैं बता चुका हूँ. इन रिलीजन ही वाज शायद मुस्लिम बट विद एग्नोस्टिक टेंडेंसीज. तो यहाँ पे एग्नोस्टिसिज्म की भी मतलब शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है. और तो यहीं से जैसे हमने देखा ज्योग्राफी यहाँ से गई, एस्ट्रोनॉमी यहाँ से गई, फिजिक्स यहाँ से गई, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मतलब यहीं से वो पढ़ के उन्होंने वहाँ पे वो इंटरप्रेट की. इंटरप्रिटेशन वाज देयर्स एब्सोल्युटली, आई एम नॉट टेकिंग दैट क्रेडिट फ्रॉम एनीवन. So interpretation and assimilating it also was could have been a very difficult task. So yes, but this has been how the transfer of. एक बार एक समय क्या हुआ कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, फिर रोमन एम्पायर के वो 4 टुकड़े हो गए. फिर उसका जो ये ईस्टर्न पार्ट था ये मेसोपोटामिया, ये टूट गया. फिर उसके बाद वो डार्क एज में चला गया, उसका कनेक्शन टूट गया ईस्टर्न वर्ल्ड से, इंडिया से, इंडियन सिविलाइजेशन से. उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं. फिर वो 4th से लगभग 8th सेंचुरी तक एडी तक अरब्स भी डार्क एज में थे. लेकिन वो अरब्स जो है वो 8th सेंचुरी के बाद अल मसूद जैसे लोग हिंदुस्तान आने शुरू हो गए, सुलेमान जैसे लोग हिंदुस्तान आने शुरू हो गए. वो फिर से वो कल्चरल इंटरमिंगलिंग और इंफॉर्मेशन इंटरमिंगलिंग और नॉलेज ट्रांसफर होना शुरू हो गया. फिर वो वापस जाके अरब्स ने वहाँ पे जाके वो लिखा, अपनी किताबों में उसे प्रेजेंट किया और उसे ट्रांसलेट किया बाकी ऑल राइटर्स ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में. और उसके बाद वो रोमन के पास गया, वहां से वो सारे फिलोसोफर्स का जन्म हुआ. और जब वो 12th-13th सेंचुरी में फिर वो कुछ फिलोसोफर्स आ रहे हैं, तब जाके वो रिनेसा का जन्म होगा. जब वो ये रिनेसा होगा तो फिर उसके बाद ये फिलोसॉफिकल आउटफिट सेट करेंगे. फिर ये अपने मिशंस भेजेंगे 1498 वास्को डी गामा जैसे और कोपरनिकस जैसे और गैलीलियो जैसे गेम खेलेंगे और न्यूटन जैसे गेम खेलेंगे और आइंस्टाइन जैसे गेम खेलेंगे.
तो ये उसे समझने से पहले हमें ये समझना था कि ये कनेक्शन एक्चुअली में किस तरह से स्थापित हुआ है। तो ये जस्ट टू एंड इट, एक और चीज इसमें ये रह गई थी बिफोर एंडिंग इट, कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के बारे में लोग कहते हैं उसे। तो आज उससे पहले बोलते थे ये कि मतलब ये तो मेरी कॉन्शियसनेस में भी रहा है कि 10-12 साल पहले जब मैंने इसे कभी सर्च किया था तो केवल इसे अरेबिक न्यूमरल सिस्टम ही ज्यादा बोला जाता था, कहीं कभार कभी कभार इसे इंडो अरेबिक बोल दिया जाता था। लेकिन अब ये पिछले 10-12 सालों में ही काफी ये चेंज आ गया, अब उन्होंने इसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम मतलब कहना शुरू कर दिया। एक्चुअली में ये हिंदू न्यूमरल सिस्टम ही है जो कि ये अरब के लोग आके यहाँ पे सीखे। डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। और इनकी गिनती 8 पे खत्म हो जाती थी, किसी की 16 पे खत्म हो जाती थी, किसी की 60 पे खत्म हो जाती थी, और उससे आगे इनके पास ज्ञान ही नहीं था मैथमेटिक्स का। लेकिन ये सारा ये लेके गए और उसके बाद ये ऑल सीरियसली यस यस ये ये सब मैंने बहुत पहले मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन बना रखी हैं, मैंने कभी किसी को दी नहीं लेकिन वो अब पता नहीं पड़ी भी कहाँ होंगी, लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि मेरी क्लैरिटी हो गई। तो मैंने किसी को नहीं भी दी तो, लेकिन मैंने समझने के लिए वो मैं काम करता रहा। तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन तो मैं खुद भी नहीं देना चाहूंगा अगर मुझे कोई कहेगा तो। एनीवेज, सो या so is a positional so the Hindu-Arabic numeral system or Indo-Arabic numeral system is a positional decimal numeral system and is the most common system for the symbolic representation of numbers in the world. तो यहीं से ये गया जो मैं आपको बता चुका हूँ। The system is based upon 10, ये इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गई पिछले 2000 साल की बात। अब इससे अगर पिछले 2000 साल की बस 2-3 मिनट में अगर हम बात करें कि दो उससे पहले क्या वो सोक्रेटिस के पास अपना ज्ञान था क्या, या प्लेटो के पास अपना ज्ञान था क्या, तो उससे पहले 2000 साल में चले जाते हैं। सोक्रेटिस वाज समवेयर अराउंड 500 बीसी, तो वो मतलब वो पिछली एज में आ गया, काउंट हो गया। तो उसमें क्या हुआ, एक एक वाक्य है और इससे एक वाक्य है कि that said there is evidence that Indian ascetics traveled to Greece along a trade route that went through Oxus River, Caspian Sea, Kairos River and the Black Sea. These ascetics influenced Diogenes of Sinope, who then introduced Indian ascetic practices into Greek traditions. यहाँ से वो साफ साफ स्थापित हो रहा है। But much before Diogenes, there is a mention of an Indian yogi who met Socrates and had a conversation. वो conversation भी है, वो भी बस वो conversation पढ़ेंगे। So according to Aristophanes, a disciple of Aristotle, this Indian met Socrates in Athens and asked him what he is studying. तो ये कोई एरिस्टोटल का डिसाइपल, कोई कहता है एरिस्टोटल का डिसाइपल था, कोई मतलब अलग अलग है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट इज देयर वाज कनेक्शन एंड द इम्पोर्टेंस इज द कन्वर्सेशन व्हिच टुक प्लेस। सो तो उसने पूछा ये दिस इंडियन मेट सोक्रेटिस, और उसने पूछा कि व्हाट आर यू स्टडीइंग ऐसे पूछते हैं ना कि क्या पढ़ रहे हो। तो वो उसके स्कूल में गया होगा तो उसने पूछा सुकरात से कि क्या पढ़ रहे हो, उसने कहा आई एम स्टडीइंग ह्यूमन लाइफ। तो द इंडियन एट दिस पॉइंट लाफ्ड हंसने लगा, अच्छा, एंड आस्क्ड हिम हाउ कुड ही स्टडी ह्यूमन लाइफ विदाउट स्टडीइंग द डिवाइन। दिस वाज अ लाइफ चेंजिंग थॉट फॉर सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एटसेट्रा, जितनी भी फिर वो ग्रीक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उससे पहले वो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन लाइफ पे ही पढ़े जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हाउ कुड यू स्टडी ह्यूमन लाइफ विदाउट स्टडीइंग द डिवाइन। आज भी यही हो रहा है। अब साइंस और क्या है, वी आर ट्राइंग टू स्टडी ह्यूमन लाइफ विदाउट स्टडीइंग द डिवाइन। तो और वो कैसे हुआ वो भी हम अगली बार देख लेंगे। तो अब now Aristophanes the musician says that this argument comes from the Indians. For a certain man of that nation fell in with Socrates. This is as per a book written by Caesarea, Caesarea मतलब इंग्लिश में Caesarea बोलेंगे, टीचर E.H. Gifford in 1903, which was book 11 of his. So उसमें उन्होंने ये mention किया. Now the musician says that this argument comes from the Indians. For a certain man of that nation fell in with Socrates at Athens and presently asked him what he was doing in philosophy. And when he said that he was studying human life, the Indian laughed at him and said that no one could comprehend things human if he were ignorant of things divine. तो यहाँ से वो बात आती है. But he maintained that he
that we could not take a clear view of human affairs unless the divine were previously discerned. For just as physicians, when treating any parts of the body, attend first to the state of the whole, so the man who is to take a clear view of things here on earth must first know the nature of the universe. And man, he said, was a part of the world, and good was of two kinds, our own good and that of the whole. And the good of the whole was more important because the other was just for its sake. सो ये जो फिलोसॉफिकल आदान प्रदान था, ये ग्रीक के टाइम में भी हुआ, और ये पिछले 2000 सालों में भी हुआ। और ये जो कनेक्शन है ये हम भूलते चले गए और पूरी तरह से हम इसे स्थापित नहीं कर पा रहे। इंडियंस को हमें ये दोबारा से, इंडियंस को भी क्या, दुनिया को भी, दुनिया तो जानती है काफी हद तक, जो कि वेक है वो चीजों को काफी हद तक जानती है। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया था, ये कोड मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं दोबारा, पता नहीं कहीं पे वो लिखा तो था मैंने, तो लिखा नहीं मतलब कहीं पे तो है वो मेरे से हार्ड डिस्क में। तो ये एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जितना भी ज्ञान निकला है कभी भी दुनिया में जो भी मानव चेतना में आया है वो सब गंगा के किनारे निकला है। तो मतलब ये अंग्रेज बोल रहा है या ये मतलब फिरंगी बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी एंड हाउ दिस एंटायर नॉलेज ट्रांसफर वाज टेकिंग प्लेस, एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग और बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन गेम, बिकॉज ऑफ दिस फिलोसॉफिकल गेम, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ फिलोसफी, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ साइंस। साइंस इज नॉट बैड बट इफ इट्स यूज जैसे इन्होंने इसे इस्तेमाल किया तो इट बिकम्स बैड। सो 2-3 कोट के साथ इसे खत्म कर देंगे। एक रोमन रोला का कोट ले लेते हैं कि if there is one place on the face of this earth where all the dreams of living men have found a home from the very earliest days when men began the dream of existence, it is India. फिर उसके बाद एक मार्क ट्वेन का कोट ले लेते हैं, इंडिया इज द वन लैंड दैट ऑल मैन डिजायर टू सी एंड हैविंग सीन वंस by even a glimpse would not give that glimpse for all the shows of all the rest of the globe combined. कि अगर एक बार एक झलक भी मिल गई तो फिर वो पूरी दुनिया की झलक भी लेने से वो मतलब मना कर देगा कि वो उसी झलक के लिए। सो दिस इज द लीगेसी ऑफ अस। विल दुरांत बोलते हैं, जो कि बहुत उनकी किताब पढ़ी जाती है आजकल मॉडर्न टाइम्स में फिलोसफी में, वो बोलते हैं कि इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप। माई पॉइंट इज नॉट टू एस्टैब्लिश संस्कृत एटसेट्रा, माई पॉइंट इज जस्ट टू ब्रिंग इन सम क्लैरिटी। So India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of Europe's language. India was the mother of our philosophy, of much of our mathematics, of the ideals embodied in Christianity, of self-government and of democracy. In many ways, Mother India is the mother of us all. तो वो विल दुरान जैसा एक फिलोसोफर जिसकी किताब आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती होगी, वन ऑफ द फर्स्ट 3 टॉप 3 में होगा फिलोसोफर जिसकी किताब पढ़ी जाती होगी, वो कह रहा है कि इन मेनी वेज मदर इंडिया इज द मदर ऑफ अस ऑल। और इसीलिए इंडिया इज द प्राइम लोकेशन फॉर कैप्चर, जो कैप्चर करना चाहते हैं लोग। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं वी ओwe a lot to the Indians who taught us how to count। इन्हें गिनती तक नहीं आती थी। वो आइंस्टाइन खुद ही कह रहा है कि वी ओwe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have ever been made। ठीक है। फिर एक ये फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ चाइना हुए हैं, ये कोट तो मुझे बड़ा ही प्रिय है, हु शी करके एक हुए हैं। उन्होंने बोला इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border। पूरा सुनो। इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border। एक भी सोल्जर नहीं भेजा। कल्चरल थॉट इतना स्ट्रांग था कि 20 कह रहे हैं कि 20 सेंचुरी तक, और ये चाइना का ही आदमी कह रहा है कि conquered and dominated China culturally for 20 centuries without even using a single weapon। Then to other countries, ये मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं, to other countries I may go as a tourist but to India I come as a pilgrim। Then to end with today, महात्मा गांधी के साथ कर देते, सारी फिरंगियों की बात कर ली, तो हमारी भी जो ये हम जो भी कुछ यहाँ पे करना चाह रहे हैं या जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं,
सो आर स्ट्रगल इज नॉट एंटाई ब्रिटिश और एंटाई यूरोपियन। इन्होंने क्या कहा पहले वो पढ़ लेते हैं। सो द इंडियन स्ट्रगल इज नॉट एंटाई ब्रिटिश, इट इज एंटाई एक्सप्लॉइटेशन, एंटाई फॉरेन रूल, not anti-foreigners. So this is our or my standpoint also. So our struggle is not anti anyone, but our struggle is against anti-exploitation, anti-truth, anti-foreign rule. Or we are not against any foreigners. So yeah, so this was it. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझको दिल कुर्बान, तू ही मेरी